क्या दुनिया एक नए इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है? आज हम जो बात करने वाले हैं वो 2026 में ग्लोबल इकोनॉमी को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह से बदल सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, दुनिया भर में जो भी संकट हम देख रहे हैं ना, वो सिर्फ हेडलाइंस नहीं है। ये एक बहुत बड़े गहरे होते हुए ट्रेंड का इशारा है। एक ऐसा ट्रेंड जो ग्लोबल इकोनॉमी को पूरी तरह से बदल रहा है। और सच कहूं तो ज्यादातर लोग इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। सोचिए, एनर्जी वॉर्स, जरूरी मेटल्स पे कब्जे की होड़ और लोकतंत्र पर जो दबाव है, ये सब चीजें मिलकर एक बिल्कुल नए तरह का टकराव पैदा कर रही हैं। और ये टकराव ग्लोबल ऑर्डर की नींव को, उसकी बुनियाद को हिला रहा है। तो सवाल ये उठता है कि इस बड़े दावे का सबूत क्या है? इसके लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2026 की ताज़ा रिस्क रिपोर्ट को देखते हैं। और पता है वो क्या कहती है? उनके हिसाब से दुनिया की ग्रोथ के लिए सबसे बड़ा खतरा रिसेशन या इन्फ्लेशन नहीं है, बल्कि कन्फ्रंटेशन यानी टकराव है। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब ये है कि देश अब अपनी इकोनॉमीज का इस्तेमाल एक दूसरे से लड़ने के लिए कर रहे हैं। ये एक नए किस्म की जंग है जहां इकोनॉमिक पॉलिसीज ही हथियार बन चुकी हैं। और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर सामने आ रहा है। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, ये असल हथियार हैं जिनका इस्तेमाल देश एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं। जैसे अमेरिका का चीनी सामान पर टैरिफ्स लगाना और फिर चीन का जवाब में अमेरिकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर बैन लगा देना। ये एक इकोनॉमिक वॉर की बस शुरुआत है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब यह है कि हम एक ऐसे दौर में जा रहे हैं जहां पॉलिटिक्स ट्रेड पर हावी हो जाएगी। अब ये जरूरी नहीं कि कौन सबसे सस्ता माल बना रहा है, बल्कि ये जरूरी है कि कौन हमारा एलाय, हमारा सहयोगी है। और सवाल यह है कि क्या ये दुनिया के लिए अच्छा है? चलिए अब बात करते हैं एनर्जी की। ये एक और ऐसा एरिया है जहां हम देख सकते हैं कि दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। एनर्जी पर जो हमारी निर्भरता है ना, वो ग्लोबल पार्टनरशिप्स को डिप्लोमेसी से भी ज्यादा तेजी से एक नया आकार दे रही है। ये केस स्टडी इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एनर्जी ट्रेड को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। रूस भारत को डिस्काउंट पर तेल बेच रहा है और जाहिर है अमेरिका इससे खुश नहीं है। ये एक बहुत ही खतरनाक खेल है जिसके ग्लोबल इकोनॉमी पर बहुत बड़े नतीजे हो सकते हैं। तो अब देशों के सामने एक बहुत मुश्किल चॉइस आ गई है। क्या वो अपने इकोनॉमिक ज़रूरतों को पहले रखें या फिर अपने पॉलिटिकल अलायंसेस को? आज हर देश को इस दुविधा का सामना करना पड़ रहा है। कहने का मतलब यह है कि एनर्जी अब सिर्फ एक कमोडिटी नहीं रह गई है, ये एक हथियार है और देश इसका इस्तेमाल अपने जियोपॉलिटिकल गोल्स को पूरा करने के लिए कर रहे हैं, जिससे पूरी दुनिया का इक्वेशन ही बदल रहा है। तो इस सब का ग्लोबलाइजेशन के लिए क्या मतलब है? देखिए, पिछले 30 सालों से दुनिया जिस मॉडल पर चल रही थी ना, वो मॉडल अब टूट रहा है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जिसे आप जस्ट इन टाइम से जस्ट इन केस कह सकते हैं। पहले कंपनियां क्या देखती थीं कि सबसे सस्ता कौन बना रहा है, लेकिन अब वो देखती हैं कि सबसे भरोसेमंद और सिक्योर सप्लायर कौन है, भले ही वो थोड़ा महंगा क्यों ना हो। और इस फ्रैगमेंटेशन, इस बिखराव के नतीजे हम पहले से ही देख रहे हैं। मिसाल के तौर पर कोविड-19 पैंडेमिक ने हमें दिखा दिया कि ग्लोबल सप्लाई चेन्स कितनी नाजुक, कितनी फ्रेजाइल हैं। अब कोई भी देश सिर्फ एफिशिएंसी के लिए कंट्रोल को कुर्बान करने को तैयार नहीं है। ओके, अब बात करते हैं पैसों की। फाइनेंशियल मार्केट्स में और खासकर प्रेशियस मेटल्स के बाजार में एक बहुत ही खतरनाक दरार सामने आई है। एक ऐसी दरार जिसे बहुत कम लोग समझ पा रहे हैं। ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह है। हो ये रहा है कि बाजारों में जितना सोना चांदी कागज पर खरीदा और बेचा जा रहा है, उतना असल में फिजिकली मौजूद ही नहीं है। और ये पूरा सिस्टम सिर्फ तब तक काम करता है जब तक कोई बड़े पैमाने पर असली फिजिकल डिलीवरी की मांग न कर दे। जरा सोचिए, क्या होगा अगर हर कोई एक ही समय पे अपना सोना मांगने आ जाए? ये एक बैंक रन जैसा ही होगा, लेकिन सोने के लिए। और नतीजा, पूरा का पूरा सिस्टम ढह सकता है, क्योंकि उतना सोना तो है ही नहीं। मतलब जब भरोसा टूटता है तो सब कुछ टूट जाता है। बाजारों में एक ऐसी पैनिक की लहर दौड़ सकती है जो किसी भी इकोनॉमिक स्लोडाउन से कहीं ज्यादा हिंसक और तबाही मचाने वाली होगी। तो सवाल यह है कि इस सब का आम जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? देखिए, ये सारे इकोनॉमिक कॉन्फ्रंटेशंस सीधे तौर पर पॉलिटिकल और सोशल लाइफ को इफेक्ट करते हैं। और इसकी शुरुआत होती है करेंसी से। जब ट्रेड को एक हथियार बना दिया जाता है, तो देश ऐसे रास्ते तलाशते हैं जहां किसी एक का दबदबा ना हो।
अब देखिए, डॉलर को कोई रातों रात रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन ऑल्टरनेटिव्स की तलाश धीरे धीरे डॉलर के दबदबे को कमजोर जरूर कर रही है। तो क्या हम डॉलर के दौर के अंत की शुरुआत देख रहे हैं? तो ये सारी चीजें आपस में जुड़ती कैसे हैं? कैसे इंटरनेशनल मार्केट्स का तनाव किसी भी देश के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में बदल जाता है? जब महंगाई बढ़ती है, ट्रेड शॉक्स लगते हैं, तो आम लोगों का सब्र जवाब देने लगता है। जब लोग अपनी नौकरी और भविष्य को लेकर परेशान होते हैं, तो वो एक्सट्रीमिस्ट विचारों की तरफ ज्यादा झुकने लगते हैं। और ये हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं, अमेरिका से लेकर यूरोप तक। ये इकोनॉमिक वॉर्स असल में पॉलिटिकल डिवीजन को और गहरा करते हैं और डेमोक्रेटिक सिस्टम्स पर जबरदस्त दबाव डालते हैं। तो इस बदलते हुए माहौल में हमें किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए? वो कौन से सिग्नल्स हैं जो हमें बताएंगे कि सिस्टम में कोई बड़ा बदलाव आ रहा है? ये वो इंडिकेटर्स हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। इन्हें बस बाजार का रोज का शोर मत समझिए, ये एक बड़े सिस्टेमिक चेंज के अर्ली सिग्नल्स हैं। तो जानकारी रखिए और तैयार रहिए। तो हम इतिहास के एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़े हैं। ये कोई नॉर्मल इकोनॉमिक साइकिल नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल पावर एडजस्टमेंट का दौर है। आज हम जो फैसले लेंगे वही आने वाली पीढ़ियों के लिए दुनिया की शक्ल तय करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम सहयोग का रास्ता चुनेंगे या टकराव का?